नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस ग्रुप वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? या दलाई लामा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दलाई लामा हो जाएंगे। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन हो जाएंगे? दलाई लामा हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुई है? यह महाराष्ट्र में आयोजित हुई है। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुई है? यह महाराष्ट्र में आयोजित हुई है। बताइएगा, हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? यह मेघालय की नियुक्त हुई है। कहाँ की नियुक्त हुई है? मेघालय की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? मेघालय की। बताइएगा, हाल ही में चीन रूस ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? यह साउथ अफ्रीका में किया है। हाल ही में चीन रूस ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? यह साउथ अफ्रीका में आयोजित किया है। बताइएगा, हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? यह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? यह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा हुई है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे हो जाएगा? यह ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से इसका संबंध हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व भारत का स्थान क्या था? 85वां था। यह 3-3 महीने पे आती रहती है। पहले 85 था, अभी हो गया 80वां स्थान हो गया है। बताइएगा, हाल ही में मकरविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह केरल में आयोजित किया गया है। हाल ही में मकरविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह केरल में आयोजित किया गया है। बताइएगा, ओनम त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? या केरल में ही मनाया जाता है। ओनम केरल में ही मनाया जाता है। बताइएगा, 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया है? यह 41% किया है। 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? यह 41% निर्धारित किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लगाने का आग्रह किया है? यह पॉक्सो एक्ट में किया है। किसमें किया है? पॉक्सो एक्ट में किया है। बताइएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता किया है? यह असम के साथ किया है। किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश ने अंतर राज्य समझौता किया है जानवरों के आदान प्रदान के लिए? यह असम राज्य के साथ किया है। बताइएगा, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? यह वाइजर फर्स्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाइजर फर्स्ट हो जाएगी, जो पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? या महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा की गई है? यह 2.93 लाख करोड़ की गई है। कितनी की गई है? 2.93 लाख करोड़। बताइएगा, रेलवे बजट को आम बजट से के साथ मिश्रित कब किया गया था? 2017 में किया गया था। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे किया गया था। और पूर्व में यह अलग बजट में पेश होता था। कब से यह अलग बजट 2017 से पूर्व कब से जो था ये अलग बजट के तौर पे पेश होता था? यह 1921 एकवर्थ समिति के सिफारिश पे होता था। बताइएगा, हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? यह टॉबी कियार्स को किया गया। किनको किया गया? टॉबी कियार्स को पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार
टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया है? टॉबी किलियर्स को किया गया। किनको किया गया है? टॉबी किलियर्स को किया गया। बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 15 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 15 जनवरी को मनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरियाना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप है, ये कैवें क्रम के राष्ट्रपति हो जाएंगे? ये अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और बताइएगा अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार अधिकतम तौर पर राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है? या 2 बार हो सकता है। और अपना भारत में क्या है? वो अनंत बार हो सकता है। और भारत में न्यूनतम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह विशाखापट्टनम में किया है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? यह विशाखापट्टनम में किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? यह स्पेस एक्स के सहयोग से लौटा है। किसके सहयोग से लौटा है? स्पेस एक्स के सहयोग से लौटा है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में निरस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? ये DB वेंकटेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? DB वेंकटेश। हाल ही में निरस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? DB वेंकटेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? DB वेंकटेश। बताइएगा हाल ही में रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश पहला UAE परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? यह उड़ीसा से हो जाएगा। किस राज्य से हो जाएगा? उड़ीसा राज्य से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? यह काकीनाडा में प्रारंभ हुई है। कहाँ प्रारंभ हुई है? काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना प्रारंभ हुई है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ में रखी है? यह गांधीनगर गुजरात में रखी है। कहाँ रखी है? गांधीनगर गुजरात में रखी है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को किया गया। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ CVC नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। बताइएगा हाल ही में PM मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए किसने आमंत्रित किया है? यह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आमंत्रित किया गया। हाल ही में PM मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आमंत्रित किया गया है। बताइएगा हाल ही में राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किसने शुरू की है? किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? यह गुजरात। सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? गुजरात राज्य के द्वारा हाल ही में राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ की गई है। बताइएगा हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? यह विदर्भ के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? विदर्भ टीम के द्वारा जीता गया। और किस टीम को पराजित किया था? सौराष्ट्र को पराजित किया था। सही जवाब हो जाएगा। किस टीम को पराजित किया था? सौराष्ट्र को पराजित किया था। बताइएगा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? यह नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? यह नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। बताइएगा हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया? या कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। और कार्लोस अल्काराज का जो संबंध हो जाएगा वह किस देश से हो जाएगा? स्पेन से संबंधित हो जाएंगे। और जॉनिक सिनर किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे? यह इटली के। और ये दोनों कार्लोस अल्काराज और जॉनिक सिनर दोनों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएंगे। किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? लॉन टेनिस। और ग्रैंड स्लैम का पहला जो खिताब होता है वह कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन AFBU। यह हाँ अब बाऊ तीनों हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा
बगुरम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? यह असम में किया गया है। हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों के द्वारा बगुरम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? यह असम में किया गया है। बताइएगा, हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? यह 17वें क्रम का संस्करण आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत और श्रीलंका, मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? यह 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इरडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? यह जाम्बिया के लिए किया है। हाल ही में इरडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? यह जाम्बिया के लिए किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब कहाँ में जीता है? या थाईलैंड में जीता है। कहाँ जीता है? थाईलैंड में जीता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? या 16वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 16वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? या 16वां स्थान प्राप्त किया। और बताइएगा, हाल ही में किस राज्य में गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया है? किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? या पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? या पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? नितिन नवीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नितिन नवीन हो जाएंगे। सबसे कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बताइएगा, हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? या तमिलनाडु में आयोजित किया गया। हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? या तमिलनाडु में आयोजित किया गया। और कार्तिकेय किन के पुत्र हो जाएंगे? शिव के पुत्र हो जाएंगे। किन के पुत्र हो जाएंगे? शिव के, भगवान शिव के पुत्र हो जाएंगे। तो साथियों, आज की जो करंट अफेयर्स बनने वाली थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लूसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे देना चाहिए। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह जोसेफ मेजनी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? जोसेफ मेजनी के द्वारा कहा गया था। बताइएगा, इटली का एकीकरण जो है वो काउंट काबूर ने कब किया था? 1871 में किया था। इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने कब किया था? 1871 में किया था। बताइएगा, इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? या नेपोलियन को कहा जाता है। इटली के एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। बताइएगा, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? यह बिस्मार्क के नेतृत्व में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? यह बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। और बताइएगा, बिस्मार्क जो था वह कहाँ का प्रधानमंत्री था? यह प्रसा का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रसा का प्रधानमंत्री था। और प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रसा का शासक विलियम प्रथम हो जाएगा। और बिस्मार्क वहां का क्या था? प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री था। बताइएगा, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा राज्य था? यह प्रसा ही था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा ही था। और प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। और प्रसा का प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क हो जाएगा। बताइएगा, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज जो है वह कब पहनाया गया था? विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया था। कब पहनाया गया था? 8 फरवरी 1871 को विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज पहनाया गया था। बताइएगा, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय जो था वह किससे था? किस देश से था? या फ्रांस से था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस देश से था? या फ्रांस से था। बताइएगा, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? यह नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? यह 1769 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 1769 में हुआ था। और कोर्सिका द्वीप पे हुआ था। अजासियो से जगह पर हुआ था। बताइएगा, 1815 ईस्वी से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर किस देश का आधिपत्य था? यह ऑस्ट्रिया का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 1815 से लेकर 1850 के मध्य जर्मन साम्राज्य पर किस देश का आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हो जाएगा। बताइएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन हो जाएगा? मेटरनिक हो जाएगा। बताइएगा, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन जो है वह किस ईस्वी में किया गया था? फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन
या 1848 में किया गया था? फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1848 में किया गया था। बताइएगा, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था? यह वान रून हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वान रून रक्षा मंत्री हो जाएगा। एवं सेनापति कौन था? वान माल्टेक। रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? वान रून। और सेनापति कौन हो जाएंगे? वान माल्टेक। बताइएगा, विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम के द्वारा किसको बाजीगर कहा गया था? यह बिस्मार्क को बाजीगर कहा गया था। विलियम प्रथम के द्वारा किसको बाजीगर कहा गया था? बिस्मार्क को कहा गया था। सही जवाब बताइएगा, फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध जो है वह कब हुआ था? फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? यह 15 जुलाई 1870 को हुआ था। फ्रांस एवं प्रशा के मध्य सेडान का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 को हुआ था। बताइएगा, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किस महल में किया था? यह वर्साय के महल में किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ किया था? वर्साय के राजमहल में किया था। बताइएगा, किस संधि के तहत फ्रांस और कौन सी संधि जो है फ्रांस एवं प्रशा के मध्य 1871 में संपन्न हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाएगी। और बताइएगा, सेडान के युद्ध के बाद किसका एकीकरण संभव हो पाया था? सेडान के युद्ध के उपरांत या जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। बताइएगा, समाजवाद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग या रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था? समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था। बताइएगा, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता कौन था? किसको माना जाता है? आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को ही माना जाता है। बताइएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? या कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किनकी पुस्तक है? या कार्ल मार्क्स की ही हो जाएगी। बताइएगा, दास कैपिटल किसकी पुस्तक हो जाएगी? यह भी कार्ल मार्क्स की ही हो जाएगी। बताइएगा, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बेनार्ड शो के द्वारा किया गया था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज बेनार्ड शो के द्वारा फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया गया था। बताइएगा, फेबियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में कब की गई थी? फेबियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में कब की गई थी? या 1884 में की गई थी। फेबियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में कब की गई थी? 1884 में की गई थी। बताइएगा, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? या कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? या कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। बताइएगा, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। और जार द टेरिबल किसको कहा गया है? जार इवान वो विस्की है, उसी को कहा गया है जार द टेरिबल। इवान विस्की। बताइएगा, जार मुक्तिदाता के नाम से किस जार को जाना जाता है? या अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। बताइएगा, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? यह जार निकोलस द्वितीय ही हो जाएगा। रूस का अंतिम जार शासक कौन हो जाएगा? जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा। बताइएगा, 1917 में हुई रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1917 में हुई रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार था। इसका कारण क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय का कारण रूसी क्रांति 1917 में उत्पन्न हुई थी। बताइएगा, वोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन हो जाएंगे। वोल्शेविक क्रांति के नेता कौन हो जाएंगे? लेनिन हो जाएंगे। और वोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक हो जाएगा। बहुसंख्यक हो जाएगा। बोल्शेविक का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक हो जाएगा। और मोन्सेविक का अर्थ क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक। बोल्शेविक का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक। और मोन्सेविक का अर्थ क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक हो जाएगा। बताइएगा, अन्ना केरेनिना के लेखक कौन हो जाएंगे? अन्ना केरेनिना या लियो टॉल्स्टॉय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लियो टॉल्स्टॉय अन्ना केरेनिना के लेखक हो जाएंगे। बताइएगा, शून्यवाद के जनक कौन थे? तुर्गनेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शून्यवाद के जनक कौन हो जाएंगे? तुर्गनेव हो जाएंगे। और शून्य की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। बताइएगा, रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक या प्लेखानोव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को कहा जाता है। बताइएगा, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन हो जाएगा। बताइए, आधुनिक रूस का निर्माता कौन हो जाएगा?
आधुनिक रूस का निर्माणकर्ता, या स्टालिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आधुनिक रूस का निर्माणकर्ता कौन हो जाएगा? स्टालिन हो जाएगा। बताइएगा राइट्स ऑफ मैन पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? या टॉमस पेन के द्वारा लिखी गई है। राइट्स ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई है? टॉमस पेन के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा मदर पुस्तक की रचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? या मैक्सिम गोर्की के द्वारा की गई है। मदर पुस्तक की रचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? मैक्सिम गोर्की के द्वारा की गई है। बताइएगा स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? या ट्रॉटस्की हो जाएंगे। स्थायी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? ट्रॉटस्की हो जाएंगे। बताइएगा कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन सा व्यक्ति रहा था? कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन सा व्यक्ति रहा था? जो उद्योगपति था, उनका दोस्त था। या फेडरिक एंजल्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फेडरिक एंजल्स हो जाएंगे। बताइएगा तेज चलने वाले शटल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? या जॉन के हो जाएंगे। तेज चलने वाले शटल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? जॉन के हो जाएंगे। और इसका आविष्कार कब हुआ था? 1733 में हुआ था। बताइएगा स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? स्पिनिंग जेनी के। या जेम्स हारग्रीव्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेम्स हारग्रीव्स हो जाएंगे। और इनकी खोज किसके द्वारा कब की गई थी? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी की 1765 में की गई थी। बताइएगा घोड़े द्वारा चलाए जाने वाले करघे की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? घोड़े के द्वारा चलाए जाने वाले करघे की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? या कार्टराइट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कार्टराइट के द्वारा की गई थी। और बताइएगा सेफ्टी लैंप की खोज किस व्यक्ति ने की थी? या हम्फ्री डेवी ने की थी। सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने की थी। और कब की थी? 1815 में की थी। कब की थी? 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप की खोज की थी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज का जो ज्योग्राफी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम पहले तेल कुएं की खुदाई कब हुई थी? या 1800 असम में हुई थी। 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 के में असम के माकान में हुई थी। बताइएगा गुजरात में स्थित तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, इसमें पहले कुएं का खुदाई कब हुई थी? पहले कुएं की खुदाई अंकलेश्वर में या 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में गुजरात में तेल क्षेत्र अंकलेश्वर की में पहले तेल कुएं की खुदाई कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और पहले तेल कुएं का नाम क्या रखा गया था? वसुंधरा रखा गया था। क्या रखा गया था? वसुंधरा रखा गया था। और असम में कब तेल कुएं की खुदाई हुई थी? 1867 में असम के मकान में की गई थी। किसमें की गई थी? मकान में। बताइएगा भारत में इस समय तेल परिष्करणशालाओं यानी तेल शोधक कारखाने जो कार्य कर रहे हैं वो कुल कितने कारखाने हैं? या 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 21। भारत में जो अभी तेल शोधक कारखाने जो कार्य कर रहे हैं, तेल शोधन कारखाने, वो कुल कितने कारखाने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे, जिसमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 3 निजी क्षेत्र और 1 संयुक्त क्षेत्र का स्वरूप हो जाएगा। बताइएगा उत्पादन की दृष्टि से भारत का वो कौन सा राज्य है जो कच्चे तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? या राजस्थान हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और विश्व में तेल उत्पादन के लिए कौन सा देश प्रथम स्थान पे हो जाएगा? अमेरिका है। स्पीडी में अमेरिका दिया अमेरिका हो जाएगा। बताइएगा हाँ पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। बताइएगा उड़ीसा में स्थित मयूरभंज जो है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? या लो अयस्क के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? लो अयस्क के लिए मयूरभंज प्रख्यात हो जाएगा। बताइएगा विश्व में लो अयस्क के लिए प्रख्यात कौन सा देश हो जाएगा जहां सर्वाधिक लो अयस्क खनिज उत्पादित होता है? या ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन सा देश हो जाएगा? या ब्राजील हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन सा देश हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। और लोह उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? या अपना भारत हो जाएगा। तीसरे स्थान पे कौन सा देश हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। और भारत में लोह अयस्क के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? या उड़ीसा हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पे कर्नाटक हो जाएगा। और चौथे स्थान पे लोह अयस्क उत्पादन में झारखंड हो जाएगा। बताइएगा
भारत में जो मैग्नीज उत्पादित होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा जो है मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य की रहती है? या मध्य प्रदेश की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मध्य प्रदेश की रहती है, जो 33% हो जाएगी। संपूर्ण उत्पादन का कितना प्रतिशत हो जाएगी? 33% हो जाएगी। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा, जिसमें 25% उत्पादन होता है संपूर्ण उत्पादन का। बताइएगा कोयले को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा उद्योग की रोटी किसको कहा गया है? कोयला को ही उद्योग की रोटी कहा गया है। बताइएगा भूरा कोयला किस कोयले की किस्म को कहा गया है? लिग्नाइट को कहा गया। और कोयले की सबसे सर्वोत्तम किस्म क्या होती है? एंथ्रासाइट हो जाएगी। कौन सी किस्म हो जाएगी? एंथ्रासाइट हो जाएगी। बताइएगा उड़ीसा में स्थित देसलगढ़ और तलचर जो हो जाएंगे वह कौन से किस खनिज के क्षेत्र हो जाएंगे? या कोयला खनिज के क्षेत्र हो जाएंगे। किस क्षेत्र, कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? कोयला खनिज के क्षेत्र हो जाएंगे। देसलगढ़ और तलचर हो जाएंगे। बताइएगा भारत में तांबा के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? या उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा हो जाएगा। बताइएगा बॉक्साइट के उत्पादन में भारत जो है वो आत्मनिर्भर है या नहीं है? है। ये बॉक्साइट के उत्पादन में भारत क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। और बॉक्साइट किस तत्व का खनिज हो जाएगा? या अल्मुनियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अल्मुनियम का हो जाएगा। और बताइएगा भारत में उत्पादित बॉक्साइट के कुल प्रतिशत में किस राज्य की जो है भागीदारी सर्वाधिक होती है? या उड़ीसा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? उड़ीसा की हो जाएगी। कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है? 42% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42% हो जाएगा। बताइएगा दुनिया में सोने की सबसे गहरी खान जो है वह कहाँ में स्थित है? या दक्षिण अफ्रीका के पोनेंग में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? पोनेंग में हो जाएगी, जो 3.9 किलोमीटर गहरी है। दुनिया में सोने की सबसे गहरी खान कहाँ हो जाएगी? दक्षिण अफ्रीका के पोनेंग में हो जाएगी, जो कितनी गहरी है? 3.9 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा यूरेनियम उत्पादन के लिए भारत के कौन से दो राज्य जो हैं वो प्रसिद्ध हैं? या झारखंड और राजस्थान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? झारखंड और राजस्थान हो जाएंगे। बताइएगा जादूगोड़ा जो है यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रख्यात है, या किस राज्य में स्थित है? या झारखंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। बताइएगा मैग्नेजाइट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है अग्रणी स्थान रखता है? या मैग्नेजाइट यह उत्तराखंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68% उत्पादित करता है मैग्नेजाइट। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा लोकसभा में उपस्थित किसी भी बहुमत दल के कितने प्रतिशत व्यक्तियों को मंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है? 15% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15% व्यक्तियों को मंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। बताइएगा यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल पद को क्या करना पड़ जाएगा? त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। लोकसभा ये किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल पद को क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। बताइएगा भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? या जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बताइएगा किसी भी विश्व में किसी भी देश के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे? या मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के लिए कौन थे? या मोरारजी देसाई ही हो जाएंगे। और कब से कब तक के मध्य रहे थे? 1977 से 79 के मध्य रहे थे। कब से कब तक के मध्य रहे थे? 1977 से 79 के मध्य रहे थे। बताइएगा भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? यह चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। और बताइएगा ऐसे नहीं चौधरी चरण नहीं दिए थे।
पद ग्रहण नहीं, ये पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, सॉरी पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। वो चौधरी चरण सिंह जो है वो चरण नहीं रखे थे, एक बार भी सामना नहीं किए थे। पीवी नरसिम्हा राव जो हो जाएंगे ना, पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बताइएगा सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा था वह किस प्रधानमंत्री का रहा था? या अटल बिहारी वाजपेयी का रहा था। कितने दिनों का रहा था? 13 दिनों का रहा था। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी का रहा था, और मात्र कितने दिनों का रहा था? 13 दिनों का रहा था। बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? या विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे, जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे। बताइएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, ये कैवें क्रम के प्रधानमंत्री थे? या 14वें क्रम के हो जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ है वह कैवें क्रम के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे? 14वें क्रम के। हाँ, ये नरेंद्र मोदी साहब जो है 15वें क्रम के हैं। इससे पूर्व जो थे मनमोहन सिंह वो 14वें क्रम के थे। बताइएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह किस व्यक्ति से ज्यादा प्रभावित थे? बिस्मार्क से प्रभावित थे। किससे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और बिस्मार्क से ज्यादा प्रभावित थे। बताइएगा मंत्री जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? या 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री हो जाएंगे। बताइएगा प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है? निर्माण होता है या मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। और प्रधानमंत्री कहाँ का नेता होता है? लोकसभा का नेता हो जाएगा। प्रधानमंत्री कहाँ का नेता होता है? लोकसभा का नेता होता है। बताइएगा किसके द्वारा सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है? या प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? या प्रधानमंत्री ही हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और ये कैसा निकाय हो जाएगा? सांविधिक हो जाएगा, सांविधिक निकाय हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? या प्रधानमंत्री ही होते हैं। बताइएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है प्रधानमंत्री। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 78 में उल्लेखित है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 78 में इसका उल्लेख हो जाएगा। और बताइएगा राज्य में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित होता है? 167 में उल्लेखित होता है। किस में उल्लेखित होता है? 167 में उल्लेखित होता है। बताइएगा प्रधानमंत्री जो है वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसको बर्खास्त करने के लिए क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। बताइएगा मंत्री परिषद का प्रमुख जो है वह कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री परिषद में से कोई भी कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्री परिषद स्वयं ही क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा और एक शून्यता उत्पन्न हो जाएगी। बताइएगा प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है वह किस प्रधानमंत्री का रहा है? यह जवाहरलाल नेहरू का रहा है। किनका रहा है सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पे? यह जवाहरलाल नेहरू का रहा है। कितने वर्षों का रहा है? 16 वर्ष 9 माह एवं 12 दिन तक रहा है। 16 वर्ष 9 माह एवं 12 दिनों तक का रहा है। बताइएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वह किस सदन की सदस्य थी? वह राज्यसभा की सदस्य थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब नियुक्त हुई थी या बनी थी तो वह किस सदन की सदस्य थी? वह राज्यसभा की सदस्य थी। बताइएगा कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है वह किस व्यक्ति का रहा है? यह बाबूजी जगजीवन राम का रहा है। किनका रहा है? बाबूजी जगजीवन राम का कैबिनेट मंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? बाबूजी जगजीवन राम का रहा है। बताइएगा सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन हो जाएंगे? या राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगी। राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी। बताइएगा मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन जो है वह किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? वह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बताइएगा
भारत की संसद जो है वह किस किस को मिलाकर बनती है? यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। भारत की संसद किन किन को मिलाकर निर्मित होती है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को मिलाकर यह बनती है। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख हो जाएगा। और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य प्रधानमंत्री करते हैं, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 78 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और बताइएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? या 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बताइएगा राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और बताइएगा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति होते हैं। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप में किस प्रणाली के द्वारा होता है? या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आप अगर मतदान करते हैं तो उसका खुलासा नहीं होगा, यह गुप्त मतदान होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का अर्थ क्या होता है? गुप्त मतदान होता है, जिसका उल्लेख मतलब जिसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब लुसेंट सीरीज में आगे की कड़ी में फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल होता है। बताइएगा परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? एमीटर कहा जाता है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। और बताइएगा एमीटर जिस परिपथ में मापती है विद्युत धारा को मापती है वह किस क्रम में संयोजित हो करके मापती है? या श्रेणी क्रम में संयोजित करके मापती है। किस में मापती है? श्रेणी क्रम में संयोजित करके एमीटर जो है विद्युत धारा को का मापन करती है। बताइएगा एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। बताइएगा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। और यह किस परिपथ में यह जो होता है वोल्टमीटर यह किस क्रम में लगाया जाता है? यह समांतर क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। बताइएगा एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली को किस क्रम में सुसज्जित किया जाएगा? समांतर क्रम में सुसज्जित किया जाएगा। एमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली को किस रूप में संयोजित किया जाएगा? समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा। बताइएगा और वोल्टमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसको किस क्रम में करना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में करना पड़ेगा। बताइएगा आर प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर की माप x गुना बढ़ाने के लिए इसको श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा? x-1 R का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा? x-1। बताइएगा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र यह गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र कौन सा यंत्र हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर हो जाता है। और इसकी सहायता से कितने एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है? 10 पे पावर -6। और गैल्वेनोमीटर की सहायता से कितनी मात्रा तक के विद्युत धारा को मापा जा सकता है? 10 पे पावर -6 एम्पियर तक। बताइएगा गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर क्या बनाया जा सकता है? या वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध लगाकर क्या बनाया जा सकता है? या वोल्टमीटर निर्मित किया जा सकता है। बताइएगा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना है। खर्च हुई स्रोत की इस ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में तथा ऊर्जा का शेष भाग ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है।
जो सांधित्रों के ताप में वृद्धि करता है। सांधित्रों के ताप में बढ़ने की इस घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। और इसी को जूल का नियम H बराबर I² RT के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बताइएगा विद्युत तापन का उपयोग जो है वह क्या करने के लिए किया जाता है? विद्युत तापन का प्रयोग या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विद्युत तापन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बताइएगा नियॉन बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस ही भरी जाती है। नियॉन बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस ही भरी जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है ना वो पारावाष्प डाला जाता है, जो आयनीकृत होके है ना उसके प्रकाश को और बढ़ा देता है। और ट्यूबलाइट में चौक क्यों लगाया जाता है? ट्यूबलाइट में चौक लगाया जाता है मतलब उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। उच्च प्रतिरोध को प्रेरित कर उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए ना चौक लगाया जाता है ट्यूबलाइट में। बताइएगा शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? अत्यधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान परिपथ में क्या हो जाता है? अत्यधिक बढ़ जाता है। और विद्युत फ्यूज की प्रकृति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। वही प्रतिरोध जो बढ़ेगा तो टेम्परेचर के कारण उसका गलनांक जो होता है निम्न होता है, जिसके कारण परिपथ टूट जाता है। हाँ बताइएगा विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर और विद्युत तंदूर जो होते हैं वह किसके नियम पर आधारित होते हैं? यह जूल के तापन पे आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? जूल के तापन पे आधारित होते हैं। बताइएगा विद्युत हीटर में किस मिश्र धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है? या नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम में किस धातु का सम्मिश्रण होता है? निकेल और क्रोमियम का होता है। नाइक्रोम किसका निर्मित होता है? निकेल और क्रोमियम का होता है। निकेल 80 और क्रोमियम 20% होता है। बताइएगा लघु पतन को रोकने के लिए विद्युत इस्त्री में कितने एम्पियर की फ्यूज की आवश्यकता होती है? 1.5 एम्पियर यानी 1.5 एम्पियर के फ्यूज की आवश्यकता होती है। बताइएगा ताप बढ़ने पर विद्युत अपघट का प्रतिरोध क्या हो जाता है? या बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर विद्युत अपघट का प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। प्रतिरोध घटता है एवं चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर विद्युत अपघट का प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है और चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बताइएगा किस व्यक्ति ने 1834 में विद्युत अपघट के 2 नियम प्रस्तुत किए थे? यह माइकल फैराडे के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। किस व्यक्ति के द्वारा विद्युत अपघट के 2 नियम प्रस्तुत किए गए थे? माइकल फैराडे के द्वारा 1834 में प्रस्तुत किए गए थे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भौतिक का होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से ही जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें विश्व में प्रथम जो हो जाएगा वो आपको पढ़ना था। बताइएगा एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? यह शेरपा तेंजिंग एवं सर एडमंड हिलेरी हो जाएंगे। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? शेरपा तेंजिंग एवं सर एडमंड हिलेरी हो जाएंगे। बताइएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? रॉबर्ट पियरी हो जाएंगे। और यह किस देश से संबंधित हो जाएंगे? यह यूएसए अर्थात अमेरिका से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन हो जाएंगे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव पे एमुंडसेन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व का पहला धर्म कौन सा धर्म हो जाएगा? यह सनातन धर्म हो जाएगा। और बताइएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन सी हो जाएंगी? या फ्रांसिस फिलिप्स हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस फिलिप्स हो जाएंगी। बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला या कैरोलिन मिकल्सन हो जाएंगी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? कैरोलिन मिकल्सन हो जाएंगी। बताइएगा पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा देश हो जाएगा? यह चीन हो जाएगा। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा देश हो जाएगा? यह चीन हो जाएगा। और बताइएगा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला विश्व का पहला देश? यह भी चीन ही हो जाएगा। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा देश हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा देश हो जाएगा? यह भी चीन ही हो जाएगा। और बताइएगा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश? यह भी चीन ही हो जाएगा। पुस्तक मुद्रित, कागजी मुद्रा मुद्रित करने वाला देश और सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश, यह तीनों चीन ही हो जाएंगे। बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। बताइएगा ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री?
रॉबर्ट वॉलपोल हो जाएंगे। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट वॉलपोल हो जाएंगे। बताइएगा चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? या मार्को पोलो हो जाएगा। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन हो जाएगा? मार्को पोलो हो जाएगा। बताइएगा पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? या मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। बताइएगा शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रसा हो जाएगा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? या प्रसा हो जाएगा। और वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति ऑरविल राइट ब्रदर्स हो जाएंगे। वायुयान से उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? राइट ब्रदर्स। ऑरविल राइट दोनों व्यक्ति वायुयान से पहली बार उड़ान भरे थे। बताइएगा चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश? या यूएसए हो जाएगा। चंद्रमा पर मानव भेजने वाले बबलू जी, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? या यूएसए अर्थात अमेरिका हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वह किस देश में प्रथम बार हुआ था? या यूनान में हुआ था, एथेंस, हाँ यूनान। और बताइएगा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? यह 1896 से। हाँ आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? 1896। और एकमात्र ओलंपिक जिसमें क्रिकेट को शामिल किया गया था या 1900 में शामिल किया गया था। सही जवाब है राजीव भैया, 1900 में शामिल किया गया था। एकमात्र ओलंपिक जिसमें क्रिकेट खेल को शामिल किया गया था। और सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की शुरुआत कब से हुई थी? 1936 बर्लिन ओलंपिक। हाँ 1936 बर्लिन ओलंपिक हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा देश हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। बताइएगा चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर sun यat-sen हो जाएंगे। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? sun यat-sen हो जाएंगे। वो आप झंडा वाला शायद बोल रहे हैं। 36 से बर्लिन से मशाल जलाना स्टार्ट किया है। बताए हाँ ओलंपिक मशाल जलाने के पर 1928 से एम्स्टर्डम उसमें 1928 बताइए। हाँ 1928 की देखिए याद 1928 ही आंसर होगा। बताइएगा प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा पे गिराया गया था। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा। लिटिल बॉय प्रथम बार 6 अगस्त को गिराया गया था। उसका 9 अगस्त 1945 हाँ 9 अगस्त को फैटमैन गिरा दिया गया था नागासाकी पे, जिससे बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी। बताइएगा चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। बताइएगा अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? या कोलंबिया हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? या कोलंबिया हो जाएगा। और बताइएगा इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल थे। पुरुष में। महिला में कौन थी? या मार्गरेट थ्रेचर हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मार्गरेट थ्रेचर हो जाएंगी। बताइएगा किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? या बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की हो जाएंगी। किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी? बेनजीर भुट्टो। और यह प्रधानमंत्री की यह पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। बताइएगा विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? एस भंडार नायके जो श्रीलंका की थी। एस भंडार नायके जो श्रीलंका थी। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी? एस भंडार नायके। और बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला? वेलेंटीना त्रिस्कोवा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? वेलेंटीना त्रिस्कोवा हो जाएंगी, जो रूस की अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगी। बताइएगा ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? यह जेन हो जाएंगी। ब्रिटेन की पहली रानी कौन हो जाएंगी? जेन हो जाएगी। और बताइएगा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? जूको तेबई हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? जूको तेबई। और किस देश से संबंधित हो जाएगी जूको तेबई? या जापान से संबंधित हो जाएंगी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री का क्विक साइंस के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है डिस्कशन के माध्यम से। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। बताइएगा द्रव से ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? या जमना कहलाता है, यानी फ्रीजिंग कहलाता है। द्रव से ठोस का रूपांतरण क्या कहलाता है? जमना या फ्रीजिंग कहलाता है। पता है गैस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? या संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन अर्थात कंडेंसेशन कहलाता है। गैस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन अर्थात कंडेंसेशन कहलाता है। बताइएगा ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? विक्षेपण कहिए या व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन कहिए। व्युत्क्रम रिवर्स सब्लिमेशन कहा जाता है। बताइएगा
पदार्थ की अवस्थाएं किन किन माध्यमों पर तय की जाती है? यह तापमान और दाब पे आधारित होती है। पदार्थ की अवस्थाएं किन किन माध्यमों पर आधारित होती है? ताप एवं दाब पे आधारित होती है। बताइएगा, द्रव के घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण द्रव्य जो होते हैं वह विभिन्न अवस्थाओं में क्या निर्मित करते हैं? अंतर निर्मित करते हैं। क्या निर्मित करते हैं? अंतर निर्मित करते हैं। बताइए, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको इसका क्या कहा जाता है? गलनांक या गलन कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। बताइएगा, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है इसको क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसको क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। और जल का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में कितना हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा। बताइएगा, द्रव्य की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने से उसके घटक कणों की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। द्रव की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने पर उसके घटक कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और गैस जो है वह किस में परिवर्तित हो जाएगी? द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी? द्रव जो गैस जो है वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। एलपीजी इसका ही स्वरूप होता है। दाब को संपीड़ित करके उसको तो लिक्विड फॉर्म में रहता है और बाहर निकलेगा तो गैसीय स्वरूप में आ जाता है। बहुत अधिक दाब पर उसको कंप्रेस बताइए, किया। हाँ बताइएगा, द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बताइएगा, एलपीजी सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को किस माध्यम पर संपीड़ित द्रव अवस्था में रखा जाता है? अत्यधिक दाब पे रखा जाता है। किस पे रखा? अत्यधिक, ताप कम एवं अत्यधिक दाब पे रखा जाता है। बताइएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जब वायुमंडलीय दाब पर 1 एटीएम पर हो तो उसे द्रव अवस्था में पाए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। और 1 एटीएम बराबर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। बताइएगा, द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। बताइएगा, पृथ्वी पर द्रव्य की समान अवस्था नहीं, प्लाज्मा जो है वह पृथ्वी पर द्रव्य की समान अवस्था नहीं है, परंतु संभावना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक सामान्य पदार्थों की अवस्था किस स्वरूप में उपस्थित है? या प्लाज्मा में ही उपस्थित हो जाएगी। बताइएगा, प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक क्या करते हैं? अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, और यह कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। बहुत अधिक हीट देते बताइएगा, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडे करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है इसको क्या कहा जाता है? यह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहा जाता है। बताइएगा, बीईसी की खोज के लिए अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वोल्फगैंग और केटरले और कार्ल ई वीमैन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक में? यह 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। बताइएगा, किसी द्रव में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तो उस द्रव को क्या कहा जाएगा? किसी द्रव्य में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों और उस द्रव को क्या कहा जाएगा? शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। तत्व पदार्थ का वह मूल है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पे बताइए तो एक आदू को। यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चांदी, कॉपर इत्यादि हो जाएंगे। बताइएगा, मिश्रण के कितने स्वरूप होते हैं? 2 स्वरूप होते हैं, समांगी एवं विषमांगी हो जाएंगे। समांगी में क्या होता है? समान मात्रा में होते हैं। विषमांगी में क्या होता है? असमान मात्रा में होते हैं। और शुद्ध पदार्थ कितने स्वरूप में होते हैं? 2 स्वरूप में होते हैं, तत्व एवं यौगिक के स्वरूप में होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने स्वरूप में होते हैं? 2, तत्व एवं यौगिक के स्वरूप में होते हैं। और तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बबलू जी, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु एवं उपधातु होते हैं। और यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। और जिसमें कार्बन की मात्रा होगी वो कौन सा यौगिक हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक होगा। जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी वह अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। बताइएगा, प्रकृति में चमकीली जो होती है वो कौन सा तत्व हो जाएगा? धातु हो जाएगी। प्रकृति में चमकीली कौन सा तत्व हो जाएगा? वह धातु हो जाएगा। और धातु हो जाएगा, एक्सेप्शन है वो चमकीला के तौर पे, उसको आप
अपवाद के स्वरूप में याद रखिए। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस केमिस्ट्री के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया डिस्कशन के माध्यम से। अब आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो है महेश बर्नवाल द्वारा रचित साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा पृथ्वी जो प्रक्षेपास्त्र है वह कैसा प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा? सतह से सतह हो जाएगा। पृथ्वी कैसा प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा? सतह से सतह मारक वो प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। बताइएगा त्रिशूल जो है वह कैसा प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा? या सतह से हवा में हो जाएगा। त्रिशूल कैसा हो जाएगा? सतह से हवा में मारक करने वाला प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। बताइएगा आकाश कैसा प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा? या सतह से हवा में ही हो जाएगा। आकाश कैसा हो जाएगा? सतह से हवा में ही हो जाएगा आकाश। और बताइएगा नाग कैसा प्रक्षेपास्त्र है? एंटी टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा। टैंक रोधी, हाँ इसको। और इसी को क्या कहा गया है? दागो और भूल जाओ। और दागो और भूल जाओ। नाग का पहला सफल परीक्षण कब किया गया था? नाग टैंक रोधी मिसाइल का यह 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ब्रह्मोस जो है वह कैसा प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा? यह सतह से सतह मारक प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। सतह से सतह एवं हवा से सतह भी हो जाएगा। और ब्रह्मोस जो है वह किन दो देशों का संयुक्त मिशन है? भारत और रूस का हो जाएगा। ब्रह्मोस में जो ब्रह्म है वो भारत में मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी का हो जाएगा। अब मोस जो हो जाएगा वो रूस में स्थित मोस्कोवा नदी के संयुक्त नाम से हो जाएगा। और ब्रह्मोस का सफल परीक्षण प्रथम बार कब किया गया था? यह 2001 जून 2001 में ब्रह्मोस का सफल परीक्षण प्रथम बार किया गया था। बताइएगा त्रिशूल जो सतह से हवा में मारक करने वाला प्रक्षेपास्त्र है इसका प्रथम परीक्षण जो है वह कब किया गया था? यह 1996 में किया गया था। कब किया गया था? 1996 में किया गया था। बताइएगा अर्जुन जो है वह कैसा प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा? यह युद्धक टैंक हो जाएगा। अर्जुन कैसा प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा? यह युद्धक टैंक हो जाएगा। बताइएगा किस युद्धक टैंक को, कौन सा युद्धक टैंक जो है लेजर रेंज फाइंडर तकनीक से युक्त है? यह कर्ण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। लेजर रेंज फाइंडर तकनीक से कौन सा युद्धक टैंक युक्त हो जाएगा? यह कर्ण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। बताइएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? यह बंगलुरु में हो जाएगा। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह हैदराबाद में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ हो जाएगा? बंगलुरु में। और डायनामिक्स का कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। बताइएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम में हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम में हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो साइंस और टेक्नोलॉजी का होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य इकोनॉमिक्स का जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 45 भी देखने को 44-45। हाँ बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। बताइएगा विश्व बैंक और IMF में से कौन सी संस्था है जो वो दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है? यह विकासशील विश्व बैंक होगा, वो दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है विकासशील देशों को। नहीं, WB वर्ल्ड बैंक। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। और WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? या जेनेवा में हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। बताइएगा एशियाई विकास बैंक ADB का स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और ADB का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। ADB का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। बताइएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और आसियान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया जकार्ता में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया जकार्ता में हो जाएगा। बताइएगा ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और बताइएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वियना ऑस्ट्रिया हो जाएगा। बताइएगा SCO संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुई थी? यह 5 जून 2001 को हुई थी। SCO की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 2001 को हुई थी। और बताइएगा संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग चीन में हो जाएगा। SCO
का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बीजिंग चीन में हो जाएगा। और बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। आप 1800 में क्यों जा रहे हैं बबलू जी? 1985 होगा। सार्क का स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। 1985। बताइएगा FAO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रोम इटली में हो जाएगा। और FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। बताइएगा G7 की स्थापना कब हुई थी? यह 1975 में हुई थी। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से साइंस एवं टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन रेलवे स्पेशल था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा रसोई के बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? या टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है? रसोई के बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? या कोलकाता में आता है? किसके क्षेत्राधिकार में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। बताइएगा गोवा जो है वह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? या मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा का क्षेत्राधिकार आता है। बताइएगा नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। बताइएगा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। और बताइएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब कर दिया गया? 2021 में कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा कब कर दिया गया? 2021 में कर दिया गया। और बताइएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार राशि के तौर पर कितनी धनराशि दी जाती है? 25 लाख रुपए दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? यह JL नेहरू के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष न फजल अली थे। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ST आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 338 के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 338 के तहत किया गया। बताइएगा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। बताइएगा राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा। बताइएगा चोल राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? विजयालय हो जाएगा। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे इनका उत्तराधिकारी कौन नियुक्त हुआ था? बिंदुसार हो जाएगा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? बृहदत्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बृहदत्त हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत कब से हुई है? यह 2016 से हुई है। और बताइएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसकी स्थापना कब हुई है? 2018 हो जाएगी। कब से हुई है? 2018 से हुई है। बताइएगा तब ना 2025 में 8वां बनाया था 7 वैसे उस लगा के 18 वाला। बताइएगा कोयल और शाख नदियों के संगम को किस नदी के नाम से जाना जाता है? या ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। कोयल और शाख नदियों के संगम को किस नदी के नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। बताइएगा विश्व कवि के रूप में किसको जाना जाता है? RNT को जाना जाता है। और राष्ट्र कवि के तौर पर किसको जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। राष्ट्र कवि के तौर पर किसको जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। बताइएगा न्यायिक सक्रियता शब्द पहली बार 1947 में किस व्यक्ति के द्वारा गढ़ा गया था? न्यायिक सक्रियता शब्द यह आर्थर स्लेसिंगर जूनियर के द्वारा गढ़ा गया था। बताइएगा सुल्तान अजलान शाह कप जो है वह किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता हो जाएगी? या हॉकी से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करने के समय ब्रिटिश गवर्नर पर किस महिला के द्वारा गोली चला दी गई थी? या बीना दास के द्वारा चला दी गई थी। किसके द्वारा चला दी गई थी? बीना दास के द्वारा 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करने के समय किस महिला के द्वारा ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चला दी गई थी? बीना दास के द्वारा।
बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? या नीता अंबानी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? नीता अंबानी। बताइएगा चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? लू कार्बूजियर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लू कार्बूजियर हो जाएंगे। बताइएगा बताइएगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। बताइएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? यह भी 1986 में ही आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। बताइएगा घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी होता है। अच्छा देख लीजिए एक बार। बताइएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है वह कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब चुना गया था? यह 1945 में चुना गया था। बताइएगा रामचरितमानस के लेखक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। रामचरितमानस के लेखक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। बताइएगा वियना शहर जो है वो ऑस्ट्रिया में स्थित है। यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह डेन्यू नदी के किनारे स्थित है। वियना शहर जो ऑस्ट्रिया में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? यह डेन्यू नदी के किनारे हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी डेसिबल होती है? यह 10 डेसिबल हो जाएगी। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? 10 डेसिबल हो जाएगी। बताइए दिल्ली विधानसभा के पास स्वास्थ्य क्षेत्र के कानून बनाने का अधिकार उपलब्ध है या नहीं है? हाँ है। 239 के बताइएगा मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा लड़ा गया था? महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया था। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे स्पेशल था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का ही जो करंट अफेयर्स था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा रचित है? या केजीएस ढिल्लो के द्वारा रचित हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? केजीएस ढिल्लो के द्वारा रचित की गई है। बताइएगा 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की? सही जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। बताइएगा किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफालसी वैक्स विकसित करने की घोषणा की है? ये भारत के द्वारा की है। एडफालसी वैक्स विकसित करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? यह भारत के द्वारा की गई है। बताइएगा IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शुभंकर क्या था? यह जलवीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलवीर हो जाएगा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए शुभंकर क्या था? यह जलवीर हो जाएगा। बताइएगा अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव से किसको सम्मानित किया गया है? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया था। अर्थशास्त्र के PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और बताइएगा भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? यह अबू धाबी में हुआ है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? यह अबू धाबी में शुरू किया गया। और अबू धाबी किस देश में स्थित है? UAE में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? UAE में। बताइएगा किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है? यह उदयपुर हो जाएगी। किसको मिली है? किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है? उदयपुर। यह बिहार में ही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ये जो है आपका बिहार वाला ही है। हाँ जो भी हो चलिए। बताइएगा किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA नियुक्त किया है? यह अल्बानिया हो जाएगा। और बताइएगा नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? यह सुशीला कार्की बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की हो जाएंगी। बताइए दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया गया है? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और जनजातीय महोत्सव भी जो है दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। बताइएगा किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 यह तेजस्वी मनोज को चुना गया। किड ऑफ द ईयर 2025 किसको चुना गया है? तेजस्वी मनोज को चुना गया। बताइएगा जापड़ 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? यह रूस में शुरू किया गया है।
जापड़ 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ये रूस में आयोजित किया गया है। जामाता में भारत और जापान के मध्य। बताइएगा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? यह असम में की गई है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? यह असम में स्थापित की गई है। बताइएगा किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? यह यूक्रेन के द्वारा किया गया। किस देश ने पहली लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? यह यूक्रेन के द्वारा किया गया। और भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य में और कौन सा ब्रिज हो जाएगा? यह द्वारका ब्रिज हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। और दूसरा जो हो जाएगा वह शिवमोगा कर्नाटक में हो जाएगा। और बार बार आपको दूसरा देखने को मिलता था, अब ये पहला भी कहीं मिल सकता है देखने को। बताइएगा 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में हुआ है? होगा 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? यह अमेरिका में आयोजित होगा। बताइएगा 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? यह जापान के हो जाएंगे। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? यह जापान के हो जाएंगे। और एशिया कप 2025 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? यह अपना भारत के द्वारा जीता गया है। बताइएगा यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? या कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। और उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा राज्य निर्मित हुआ है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तीसरा त्रिपुरा था सर, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश। गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश चौथा हो जाएगा। मिजोरम, हाँ गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? यह दिल्ली में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोग के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। बताइए क्वेश्चन जो है, इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और अगर हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क पहले उपलब्ध हो जाएगी, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।